नमस्ते। मैं हूं परमेश शर्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगा फायर इंश्योरेंस के बारे में। और एक दो टॉपिक अगर बात करते करते आए तो जी डेफिनेटली इसमें बात करेंगे। जब हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं, लोन कराते हैं, साथ में एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात होती है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आप अर्थ पे भी कवर कर सकते हो, बल्करी एंड फायर तीनों चीज़ें कवर होती हैं। यूजुअली जब बैंक से आप लोन कराते हैं वो अर्थक्वेक को ज़्यादातर करते हैं, फायर एंड बल्करी शायद कवर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे डिमांड करें, बात करें, तो शायद ये कवर करा जा सकता है। रिसेंटली गुड़गांव में देखा है, एक दो केसेस आपने हाईलाइट देखा भी होगा कि एक घर में आग लग गई और उसका इतना अच्छा इंटीरियर किया हुआ था, अच्छे अपार्टमेंट बनाया था, 3 से 4 करोड़ का अपार्टमेंट होगा, उसमें कम से कम 50-60 लाख रुपये उन्होंने इंटीरियर में भी लगाया होगा। उसके साथ साथ दूसरे अपार्टमेंट को भी उसने चपेट में ले लिया। फायर जब लगती है, शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकती है, आपके किसी भी रीज़न से फायर लग सकती है। वो वेट नहीं करती कि आपकी फायर ब्रिगेड आएगी उसका वेट करें और फायर ब्रिगेड आएगी वो बचा लेगी। तो आप ये मान के चलिए, चाहे फायर ब्रिगेड कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन में, कितनी दूर हो या नज़दीक हो, फायर कितनी फास्ट और कितनी लग सकती है कुछ आइडिया नहीं उसका। लगने में आप खुद बचा सकते हैं, और अगर आप नहीं बचा पाओ तो कहाँ तक उसको फ्लेम्स कहाँ कहाँ पहुँच जाए, किस किस को कवर कर लें, पता नहीं चलता। जब तक फायर ब्रिगेड आपके पास पहुँचेगी तब तक वो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। ऐसे इंसिडेंट एक दो जगह हुए हैं और आपने नोटिस भी किए होंगे, हर जगह नोटिस किया होगा कि आप जब भी आप फायर की बात करते हैं, फायर ब्रिगेड पहुँचती है, वो आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, कई बार सवा घंटा भी लग जाता है। अब उनकी भी दिक्कत नहीं है, फायर स्टेशन बड़ी दूर दूर होते हैं। आपके हर सेक्टर में फायर स्टेशन तो हो नहीं सकता, ना वो होता है। दूसरी बात, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अपार्टमेंट बन गए हैं, वहाँ उनके नैरो रोड्स हैं, पूरे रोड अच्छे नहीं हैं, कनेक्टेड नहीं है। और कनेक्टेड है भी तो ये जितने रोड्स हैं उस पर हैवी प्रेशर है। आप शाम का टाइम अगर कोई फायर ब्रिगेड निकले भी तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएगी। तब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, तो बस पानी डालने के लिए आना पड़ता है फायर ब्रिगेड को। रही बात, ये तो बात है आपके हाउसेस की। फायर ब्रिगेड पहुँच भी जाए तो वो पानी डाल के थोड़ा बहुत बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे धुआं हुआ वो निकल जाएगा, कुछ अंदर चीज़ है वो बाहर निकल आएंगी, लेकिन आपका प्रोटेक्शन नहीं करती फायर ब्रिगेड, और ना कर पाती है। हाँ, कर सकती है, वो हमारे मेरे विचार हैं। अगर पता नहीं आपको सही लगे ना लगे, गवर्नमेंट को सही लगे ना लगे, क्योंकि देखिए फायर ब्रिगेड स्टेशंस बहुत लिमिटेड हैं और अपार्टमेंट जो बनते जा रहे हैं, अभी ये तो अपार्टमेंट आपके हो सकता है 2 या 3 सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक तो फायर ब्रिगेड के पाइप्स पहुँच जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट 30-35 फ्लोर्स तक के अपार्टमेंट्स हैं आपके? कोई आपके पास सिस्टम तो है नहीं किसी के पास आज की डेट में, या होगा तो शायद पहुंचना नहीं पहुंचना, कोई एक होगा, दो होगा पूरी सिटी के अंदर। वो आप तक पहुंचेगा तब तक तो फायर ख़त्म कर चुकी होती सब कुछ। तो ये तो काम होना चाहिए, जितने भी नए अपार्टमेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए एक फायर स्टेशन। हर अपार्टमेंट के अंदर एक फायर स्टेशन हो, उसकी गाड़ी हो, और चाहे किसी कोस्ट का हो, उसकी रीच फायर स्टेशन, या आप मान लीजिए उसको फायर एक्सटिंग्विशर जो भी है आपके पास, जो गाड़ियाँ हैं, उसकी रीच अगर 32 फ्लोर की बात है तो 32वें फ्लोर तक उसकी रीच होनी चाहिए फायर की, या फायर एक्सटिंग्विशर जो भी बोलते हैं उनकी रीच होनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ, एटलीस्ट सेम अपार्टमेंट में अगर कोई बड़े अपार्टमेंट है जो आज 5 करोड़ 10 करोड़ के अपार्टमेंट आ रहे हैं, अगर उसके अंदर फायर स्टेशन अंदर इनबिल्ट ही होगा, अंदर ही होगा, हाँ, एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे वहाँ पे। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि फायर स्टेशन भी बिल्डर ने बना के दे दिया, गाड़ियाँ भी बिल्डर ने दे दी, ठीक है, मेंटेनेंस भी बिल्डर ले लेगा, लेकिन आपके एम्प्लॉइज़, आपके फायर एम्प्लॉइज़ होने चाहिए। वो हर अपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉइज़ पार्कड रहें, बड़े बड़े जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, सो दैट इन केस कोई फायर का इशू हो, कुछ भी बात हो, तो इमीडिएटली वो स्टार्ट करें। रेजिडेंट्स भी काम कर सकते हैं, आरडब्ल्यू भी काम कर सकते हैं, उसमें मेहनत करके हो सकता है किसी आदमी को बचाया जा सकता है, किसी अपार्टमेंट को पूरा जलने से बचाया जा सकता है। कुछ तो करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट के या उसमें वेट करें कि वो ट्रैफिक जाम से फंस के बाहर निकल के आएगी और आपके वहाँ पहुँचेगी। और दिक्कत क्या है कि अपार्टमेंट्स के अंदर नैरो रोड्स होने के कारण कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई किसी रोड से आ रहा है कैसे। अभी आपने शायद देखा होगा, अभी सेक्टर
63 या 61 में आनंदराज डेवलपर का फ्लोर्स बनाए हुए हैं, वो तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ही है मेरे ख्याल से, ज़्यादा तो नहीं है। हाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब तक पहुंची, उनका पहुंचने के लिए बड़ी दिक्कत हुई। बताया जाता है कि उनके गेट्स वगैरह तोड़ के अंदर घुसी है। और जो बता रहे हैं रेजिडेंट्स बता रहे हैं, और उनकी जो न्यूज़ में आ रहा है कि अगर वो फायर ब्रिगेड आती और बैक साइड से आती तो शायद हमारा बेडरूम बचाया जा सकता, एक रूम बच जाता। और वो पहुँची है, 1 घंटे में पहुँची है। तो इसमें कोई कमी नहीं है कि गवर्नमेंट की कमी है या फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पाई, ट्रैफिक है। और डे बाई डे जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है शहर की, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आज वो 1 घंटे पहुँची तो हो सकता है कि अगली बार वो 1.5 घंटे पहुँचे फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड आपके पास। तो कोशिश करिए, गवर्नमेंट अगर काम कर सकती है इसके अंदर कि हर अपार्टमेंट के अंदर अगर आप 5 करोड़ या 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं अपार्टमेंट में, आप अपने कोस्ट में 1 लाख रुपये और बढ़वा दीजिए। 500 फ्लैट हैं, कितना हुआ? 5 करोड़ 7 करोड़ की एक रुपये गाड़ी आए, कुछ फायर स्टेशन बन जाए, 1 लाख नहीं इसके 10-10 लाख रुपये दे दीजिए, 50 करोड़ का इंतजाम कर दीजिए, अपना फायर स्टेशन बना के रखिए अपने पास। जिस इंसिडेंट का ये मत सोचिए कि हमारे साथ हुआ नहीं तो किसी के साथ भी नहीं होगा, ये कभी भी किसी के साथ इंसिडेंट हो सकता है, तो आदमी बचाया जा सकता है। अब जहाँ गवर्नमेंट ने इतनी चीज़ें मैंडेटरी कर रखी हैं, तो ये भी है कि इनबिल्ट कर दीजिए, कोई भी लाइसेंस कॉलोनी बनेगी भैया आप अपना फायर स्टेशन अपना बना के रखेंगे, या हर एक सेक्टर के अंदर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसा बिल्डर से नहीं कर सकती है, तो जितने भी सेक्टर डेवलप हो रहे हैं हर सेक्टर में एक फायर स्टेशन होना चाहिए। एक फायर स्टेशन का मतलब है कम से कम 4 5 6 सोसाइटीज़ को वो कवर्स कर सके। आप किसी भी एक फायर स्टेशन के बेस पे पूरा गुड़गांव पूरा सिटी कवर नहीं कर सकते। 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जब तक वो पहुंचती हैं बड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, अब ये तो हो गया कि इशू है, बहुत बड़ा दिक्कत है, सबको ही पता है कि कोई गाड़ी अगर कोई आग लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से अगर रेजिडेंट ही अपनी हेल्प करके अपना खुद काम करके जो बचा ले, अदरवाइज बचती नहीं है कोई चीज़ें। दूसरी चीज़, आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हर अपार्टमेंट के अंदर होते हैं, तब इसमें मालूम पड़ा कि वो जो ओसी लेने के लिए उन्होंने ऐसे ही ये चीज़ लगा रखी थी। अब ये तो बड़ी दिक्कत है। हर रेजिडेंट को देखना चाहिए कि आप कोई अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं तो क्या वो आपके जो चीज़ें लगा रखी हैं फायर से बचने के लिए, चीज़ें जो भी हैं, क्या वो एक्टिवली काम कर रही हैं। हर रेजिडेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एक बार आपके अपार्टमेंट में जाइए, चेक करिए कि क्या कोई चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। कल को आए ऐसी गाड़ी आए और उसको पानी की ज़रूरत पड़ जाए, मालूम पड़ा कि जहाँ से ज़रूरत है वहाँ पानी ही नहीं है आपके पास। एनीवे ये तो बहुत चीज़ें दिक्कतों का चीज़ें तो होती रहेंगी, आपको इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे हमें रेजिडेंट्स को देखना पड़ेगा। अब एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो नुकसान हुआ है लाखों का, जो बड़ी मेहनत से आपने सोफ़े हर चीज़ आपने चीज़ें लगा रखी हैं, सब चीज़ जल जाती है, ख़राब हो जाती है, बड़ा दर्द होता है। आसान नहीं है कि उसको दोबारा से कवर करना। एटलीस्ट आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। बलगरी तो हो सकता नहीं हो, आपके अपार्टमेंट में सिक्योरिटी है, आप फायर कवर तो कराइए अपना। एटलीस्ट अपनी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए और अपना इंडिविजुअली या पूरे अपार्टमेंट का फायर इंश्योरेंस कवर करिए। पता है कि फायर ब्रिगेड आएगी, वो 1 घंटा लगाएगी, 2 घंटे लगेगा, जब तक वो जल गया सब कुछ हो गया, एटलीस्ट उसको कंपनसेट तो कर दे इंश्योरेंस कंपनी आपको। आपका अगर नुकसान 50 लाख का हो गया, 10 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का, 40 लाख का नहीं तो हो सकता है कि 20 लाख दे दे आपको, 20 लाख नहीं तो 25 लाख दे दे, 25 नहीं तो आपका 15 लाख दे दे। कुछ तो कवर होगा, कुछ तो कंपनसेट होगा। क्या कॉस्ट आती है फायर इंश्योरेंस की? 1000, 2000, 2500 साल के, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, 5000 हो जाएगी। बड़ी दिक्कत होती है जब हम लोन का काम करते हैं, क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले लीजिए, कवर कर लीजिए, बड़ी फाइट होती है सर, बड़ा दिक्कत होती है। वहाँ हर क्लाइंट बोलना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया खर्च नहीं करना। देखिए जब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्लाइंट या जो भी रेजिडेंट होता है उससे पूछिए उससे कितना दर्द होता है। एक चीज़ का भी नुकसान हो जाए, छोटा सा नुकसान हो जाए तो हमें बड़ा उसको रिपेयर कराने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम रिपेयर कराएं तो कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, टाइम ही नहीं होता आपके पास।
तो फायर इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, खासकर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के लिए। तो मैं जरूर कहूँगा कि आप एटलीस्ट आप करें, क्योंकि फायर ब्रिगेड वहाँ तक पहुँचना, 30वें फ्लोर तक पहुँचना, 34वें फ्लोर में पहुँचना बड़ा मुश्किल है सर। आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तो बहुत दिक्कत है। आप सेक्टर 61, 62, 63 इसके अंदर ही अगर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है, जो कि एक डेवलप्ड एरिया माना जाता है, गोलपोर्ट रोड के आसपास का एरिया है, वहाँ तक फायर ब्रिगेड अगर बहुत लेट पहुंची है, 1-1.5 घंटे पहुंची है वहाँ पे। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन देखिए ना वहाँ पर कितना ट्रैफिक है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, और फ्यूचर में और दिक्कत आएगी। तो एटलीस्ट अपना फायर इंश्योरेंस जरूर करा के रखिए। टर्म प्लान तो हो सकता है कि आप बोल सकते हैं मैंने प्रॉपर्टी करा रखी, क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आपका टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसमें अब मैं क्या बोलूँ आपको सर, आप लोगों के पास फ़ोन करते हैं बेचारे एजेंट्स, फ़ोन करते हैं, रेगुलर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सर आप आपका पर्सनल एक्सीडेंट करा लीजिए, आपका टर्म प्लान करा लीजिए, कल को आपको कुछ हो जाए, आपकी फैमिली को दिक्कत ना आए, आपका फायर इंश्योरेंस करा लीजिए, आपका मैरीन इंश्योरेंस करा लीजिए, आपका गोडाउन का इंश्योरेंस करा लीजिए। नहीं सर, हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो सर किसी को भी नहीं है। जिस दिन फायर लगती है तब ज़रूरत लगती है, उस टाइम वो बियर नहीं कर पाता आदमी, बड़ी दिक्कत होती है। बहुत से लोग ये भी बोलने से लगता है मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बर्बाद क्यों नहीं दो, क्यों नहीं देते हो आप बर्बाद? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि गवर्नमेंट से या किसी भी सर्विसेज से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपका फैमिली मेम्बर भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपकी डेथ हो गई, आपके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है आपके यहाँ, आपके अलावा कोई नहीं है। आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सीए की नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करूंगा कि मुझे इंश्योरेंस लेनी है नहीं लेनी है। अरे भाई, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा आपको आकर के कि आपको इंश्योरेंस की कितनी ज़रूरत है। जब आपको इंश्योरेंस के लिए फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और जब चीज़ खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है, फिर रोने लग जाते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, मैं कैसे करूँगा, मेरा तो सब कुछ लूट गया, मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, ये इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो प्रोफेशनली यही काम कर रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। नहीं, वी डोंट रिक्वायर। आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है ग्रुप्स में कि यार कोई प्रॉपर्टी सेल पे है, वी डोंट रिक्वायर एनी मीडिएटर। ये मैं रियल एस्टेट की बात बता रहा हूँ। इंश्योरेंस के लिए वी डोंट रिक्वायर इंश्योरेंस एजेंट। हम वो फलाने बिग बाज़ार में या कहीं जा कर के, फलाने बाज़ार में, बिग बाज़ार हो गया या किसी बाज़ार में जा कर के ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। ऑनलाइन भाई आप जो परचेज करना चाहो ले सकते हो, केमिस्ट शॉप भी है, कैंसर हो गया है, कुछ हो गया, जाओ ले लो ना, ट्रीटमेंट कर लो वहाँ से। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं आप दिखाने के लिए? ऑनलाइन डायरेक्ट ले जाए, सब कुछ डायरेक्ट ही हो सकता है, तो ले लीजिए। रियल एस्टेट के बारे में बोलते हैं डायरेक्ट ले लेंगे। अरे भाई, जो रियल एस्टेट ब्रोकर होता है आपका, हालांकि मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं ब्रोकर्स के लिए बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट ब्रोकर होता है, उसको आइडिया होता है कैसे डील करना है। कई बार डायरेक्ट डील करने में सेलर बायर में आर्ग्यूमेंट ऐसे ऐसे हो जाते हैं, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये चीज़ करूँगा, ये नहीं करूँगा, और ईगो ऐसा इशू हो जाता है दोनों के बीच में, तो वो डील ही नहीं हो पाती है। एटलीस्ट ब्रोकर बीच में बात करके उनको सुलझा तो सकता है कि नहीं सर उससे बात मत करना, मैं करवा दूंगा, मुझसे बात मत करना, ये करवा दूंगा, इतना नहीं इतना कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। क्यों आपस में बात करेंगे, ईगो क्लैश होगी, वो डील ही नहीं होगी आपकी कभी भी। और कल को वो गलत करके चला गया, एटलीस्ट ब्रोकर ये चीज़ देखता तो है, उसको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी मार्केट की, एनालिसिस करने की, ये फलाना बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कागजों की नॉलेज तो होगी उसकी, प्रॉपर्टी पेपर्स की नॉलेज तो होगी, पेपर देख के बता तो देगा कि पेपर डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, कैसे हैं।
इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। हर जगह प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए। सैटरडे को, संडे को 10 मिनट 15 मिनट बात करिए उनसे, जो आपको कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं आपसे। और आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कॉल करिए भाई, बात करिए उनसे, वो आपको बताएंगे आपकी ज़रूरत है या नहीं है। मैं कई बार नोट करता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कितने साल की आपकी टर्म चाहिए। एक मैंने केस किया है टर्म प्लान, क्लाइंट ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुका था बिग बाजार से। उसने बिग बाजार गया, ऑनलाइन देखा, उसने चेक करा, बोला यार ये प्लान सही है, मैं 1 लाख समथिंग दूंगा और ही मुझे मेच्योरिटी में पैसा मिल जाएगा टर्म प्लान के लिए। आदमी की इनकम 1 लाख रुपए, 1.25 लाख का प्रीमियम लेने के लिए तैयार, साल की, महीने की 1 लाख रुपए की इनकम है। बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, एवरीथिंग उसे 1 लाख में करना उसको बेचारे को। होम लोन की EMI भी देनी है और 1.25 लाख रुपए उसके लिए तैयार है कि मेरे यार 1.25 लाख है ताकि मुझे पैसा मिल जाए। तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है टर्म प्लान इंश्योरेंस लेना, वो मैंडेटरी है क्योंकि आप लाख रुपए ही कमा रहे हो। अब उसको 1.25 लाख से कर करा के मैंने उसको 55,000 के अंदर अंदर उसका टर्म प्लान करा, मेरा नुकसान हो गया बीइंग एजेंट। क्या नुकसान हुआ? मैं उससे 1.25 लाख का प्रीमियम आता, मुझे ज़्यादा कमीशन मिल जाता उसको। लेकिन ये एजेंट ही, जो प्रोफेशनल एजेंट होते हैं वही आपको बता सकते हैं कि आपको 1.25 लाख प्रीमियम देना चाहिए या आपका काम 55,000 में काम चल सकता है। उसको वो यूलिप वाले प्लान की बजाय प्योर टर्म प्लान ही रिकमेंड किया। उसको करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे का टाइम लगा उसके घर पे, 3 से 4 घंटे। दोपहर में गया था, चाय पी, 2 चाय आज पी, उसके बाद शाम का टाइम डिनर करके उठाऊँ उसके घर से। वो बिल्कुल क्लियर थे कि मुझे 85 ईयर्स तक का चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला ही प्लान चाहिए, मुझे पसंद आ गया है, आई कैन पे। फिर भी आप देखिए उसको बार बार समझाया, बार बार समझाया, 3 से 4 घंटे लगे मुझे डिस्कस करते, और ये मना ही नहीं किया। और एस्पेक्ट भी देखने पड़े मुझे कि क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे क्या हैं, क्या एज है, किस एज तक पहली उसकी रिक्वायरमेंट है। आप समझे प्रीमियम कम करने का रीज़न क्या होता है? ये तब जरूरत होती है, कल को भगवान न करे उनको कोई ऐसी दिक्कत आए, को घर खर्चे हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, टर्म प्लान चल रहा है, 1.25 लाख आपके जेब में बहुत खाली लाख रुपए पड़े, 1.25 लाख का इंतजाम नहीं है उस साल के लिए, उस महीने के लिए। आज क्यों 1.25 लाख दे रहा है कि आपके अकाउंट में 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं आपके पास। तब आदमी बोल देता है कि 1.25 लाख मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम करिए आगे 10 साल में, 5 साल में कभी ऐसी सिचुएशन आई आपकी, कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास वो 1.25 लाख के बजाय 50,000 रुपये पड़े हैं, 60,000 पड़े हैं, 70,000 पड़े हैं, आप नहीं कर पा रहे पे, लैप्स हो जाएगी पॉलिसी आपकी। तो फिर पर्पज़ क्या हुआ? लोग क्यों बोलते हैं प्योर टर्म प्लान ही लेना चाहिए? प्योर टर्म प्लान लो और उस एज तक लो जिस तक की आपकी ज़रूरत है। एजेंट आपको बोलेगा कि आप ले लीजिए 85 साल तक, आप ले लीजिए 80 साल तक, आप ले लीजिए 100 ईयर्स तक। यार जब आप जाओगे तो 1 करोड़ में दे जाओगे। यार 1 करोड़ की उस टाइम क्या वैल्यू हो, कुछ हो पता है आपको? 40 साल बाद कुछ वैल्यू नहीं होगी उसकी। लेकिन उसके लिए आज आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, टाइट होना पड़ रहा है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट करनी पड़ रही है आपको। कभी भी टर्म प्लान ऑनलाइन परचेज मत करिए, ये अच्छा है होता है, डिस्कस तो करिए एटलीस्ट। मत लीजिए उस एजेंट से, आपने नहीं लेना चाहते हैं, कॉल तो करिए उस एजेंट को, पूछिए भाई मेरे को जरूरत भी है नहीं है। एनीवे ये तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो इंसिडेंट हुआ था फायर का, 2-3 हो चुके हैं, फायर ब्रिगेड के भरोसे मत रहिए, ठीक है। अपना फायर इंश्योरेंस जरूर कराइए, हो सके तो टर्म प्लान, हो सके तो हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3 बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके बाद आपकी ज़रूरत है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, कोई नहीं करने वाला आपका, आपके बच्चे भी शायद नहीं कर पाएंगे। करिए, बहुत ज़रूरी है। अपने एजेंट को फ़ोन का सुनिए, उनसे बात करिए, जो आपको व्हाट्सएप करते रहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं,
आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप बिज़ी हैं, वो एजेंट ही काम आएंगे आपके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।